सारा फिनिश कर। मेरी आवाज़ समझ आ रही है? हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश आज हिमाचल संस्कृति एवं भाषा कला अकादमी के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अकादमी के सचिव डॉक्टर करण सिंह जी को, भाई इंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस महामारी के दौर में एक नई चेतना का सूत्रपात किया है, जो न केवल हिमाचल की उन रंगीन वादियों में बल्कि समूचे देश में बड़े उत्साह और बड़े गौरव के साथ ये श्रृंखला चल रही है। मैं प्रणाम करता हूँ उस हिमालय की उस देवभूमि को, और एक देवभूमि से मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जिले के कौशलपुर नामक ग्राम में 14 जनवरी 1964 को हुआ। तो हिमालय की वो जो वादियां हैं, हिमालय का वो जो प्रेम है, बचपन की वही निधि, जो मौन अनुभूति थी, वो कालांतर में अभिव्यक्ति के रूप में अंतरित हुई। तो शब्द की इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मैं प्रणाम करता हूँ हिमाचल की देवभूमि को, और याद करता हूँ अपना वो पहाड़ी गांव, और उस गांव से सामने ठीक दिखता हुआ चौखंबा पर्वत। बचपन में माँ कहा करती थी, गांव के परिवेश में रहते थे, बहनों के ससुराल जाने का समय होता था, मायके आने का महीना लगता था, तो घर में मैं तीसरी, चौथी या पांचवी में पढ़ता हूँगा, तो माँ कहती थी कि उनको बुलाने कौन जाएगा। माँ को चिंतित देखते हुए मन होता था कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं जाऊँगा। वो कहती वो तो बहुत दूर है, वहाँ तो पैदल चलना बहुत दूर है, बसें नहीं हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई दूसरे गांव का जा रहा है, रास्ते में हम उसके साथ हो जाएंगे। तो माँ कहा करती थी कि केवल डरने की आवश्यकता नहीं है, जिस भूमि में जाओगे सबसे पहले उसको प्रणाम करना, और जैसे ही प्रणाम करोगे तो वो देवभूमि तुम्हारे लिए रास्ते स्वयं परिष्कृत कर देंगे, परिमार्जित कर देंगे। तो उसी की चंद पंक्तियां, मेरा एक खंड काव्य है विदाई, उसकी 4 पंक्तियां चौखंबा को समर्पित हैं। चौखंबा की चल चल कदी बर्फ की श्वेत पाटी, बद्री से की छल छल कदी पुण्य भागी रथी हा, कैलाशु भी कल कल कदी डांडियों घाटियों गजौंदी, हा गंगा की सुरपुर जनी याद रोजे तौंदी। उस विराट चौखंबा को प्रणाम करते हुए
और हिमाचल की इस उर्वरा भूमि को, यहाँ के वरिष्ठ रचनाकारों को, वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए और अपने अनुजों को स्नेह के रूप में अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो मित्रों, पहाड़ में जन्म हुआ, वो गांव था, पहाड़ी जीवन था, स्कूल बहुत दूर जाना होता था, बीच में जंगल पड़ता था। तो जंगल से जब आते थे तो गायों के साथ जंगल चले जाते थे। जंगलों में जब जाते थे, न पेन हाथ में था, न कागज हाथ में था, लेकिन उन गिरी श्रृंगों में जाकर मुझे लगता है कि कविता के ये बीज पहले पहल इस मस्तिष्क में उर्वरा भूमि के रूप में स्फुरित हुए। वहीं गाया करते थे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ जी। देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय कुमार संजू जी, उनका भी स्वागत। हमारे बहुत सारे सुदूरवर्ती इलाकों में हमारे विद्यार्थी जो देख रहे हैं, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ। तो मित्रों, साहित्य यात्रा का जो बीज वपन था उन रमणीय उपत्यकाओं में हुआ, जहाँ अभिव्यक्ति तो नहीं हुई लेकिन अनुभूति पकती रही अंदर ही अंदर। तो पहली पुस्तक मेरी छपी, क्योंकि पहाड़ से प्रदेश आना, छोटी अवस्था में जब प्राइमरी स्कूल होता था, गांव से दूर स्कूल होता था, वहाँ रात को जैसे आज की बोर्डिंग हॉस्टल जैसी स्थिति होती थी, तो उसको वहाँ की भाषा में बसेरा कहते थे। वहाँ बसेरा रहना पड़ता था। तो बसेरा जब जाते थे तो घर की याद आती थी, और कुछ बहाने बना दिया करते, माँ से कहा करते कि रात को वहाँ रहना बड़ा कठिन है। आप कुछ पेट का बहाना, कुछ दर्द का बहाना ऐसा बनाया जाता था। लगता था कि एक दिन भी अपने घर से दूर कैसे रहेंगे, अपनी बहनों से दूर कैसे रहेंगे, अपने परिवार से, अपने गांव से दूर कैसे रहेंगे। और एक समय आया कि गांव को छोड़ा। तो पहली पुस्तक मित्रों 1982 में मौसमी खुदेड़ू नाम से छपी। वहाँ से थोड़ा लिखना प्रारंभ किया। कुछ पंक्तियाँ तब की याद आ रही हैं। संभवतः पंत जी का उस बाल मन पर कुछ असर रहा होगा कि न जाने 10 दुष्कर्मों में कौन बैठा मेरे नक्षत्र मौन, मातृभूमि से किया तिरोहित दिया मुझे परदेसी गौन, पक्षी बनकर जब मैं माता कौशलपुर अपने को आता, सुख से विह्वल होकर माता सुन गीत में सुंदर तेरे गाता। ये कल्पनाओं की नन्ही नन्ही उड़ान थी, जहाँ शब्द आकार ले रहे थे। तो मित्रों, अपनी बात, क्योंकि जो शब्ददायिनी माँ है, माँ प्रकृति है, हमारी अपनी माँ है, कि माँ तुम्हारी नेह करुणा का करूं आभार कैसे, माँ तुम्हारी नेह करुणा का करूं आभार कैसे, जन्म लूं 100 बार भी तो मैं चुकाऊं भार कैसे। सविता चड्ढा जी देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो माँ से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। बीच बीच में ये प्रसंग भी मित्रों चलते रहेंगे। तो माँ, वो माँ मेरी माँ भी है, वो माँ हिमाचल की ये रंगीन वादियाँ भी हैं, वो माँ माँ वाणी भी है। माँ बरगद छत नार है, नेह झूलती बेल, माँ बरगद छत नार है, नेह झूलती बेल, स्वार्थ के पंछी करें आंचल जिसके खेल।
स्वार्थ के पंछी करें आंचल जिसी के खेल, माँ बदरी केदार है। संजय कुमार संजू जी, अशोक कालिया जी कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ बदरी केदार है, माँ है चारों धाम, माँ कान्हा की बांसुरी संध्या प्राणायाम, माँ कान्हा की बांसुरी संध्या प्राणायाम, माँ काशी माँ द्वारिका, माँ काशी माँ द्वारिका, माँ मथुरा हरिद्वार, माँ तीर्थों की तीर्थ है, श्रद्धा तोरण द्वार, माँ तीर्थों की तीर्थ है, श्रद्धा तोरण द्वार। संजय कुमार संजू जी, सविता चड्ढा जी, स्नेहलता भारद्वाज जी दिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है। माँ माटी की गंध है, माँ माटी की गंध है, माँ बरगद की छाँव, आंचल जिसके झूमता संबंधों का गाँव, आंचल जिसके झूमता संबंधों का गाँव, माँ ईश्वर का रूप है। रविंद्र कुमार शर्मा जी, स्नेहलता भारद्वाज जी, रमेश मस्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माँ ईश्वर का रूप है, माँ है बाती तेल, माँ के कारण ही फली नेह भक्ति की बेल, नेह भक्ति की बेल। मयंक गेरुला और साथी इसको देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। माँ के रहते झोपड़ी, माँ के रहते झोपड़ी, लगती महल समान, बिन बिन महलों भी बासते, किंतु दुखों के स्वान, बिन महलों भी बासते, किंतु दुखों के स्वान। माँ देवों की देव है, माँ देवों की देव है, श्रद्धा भक्ति तमाम, आंचल में जिसके बढ़े, नानक ईशु राम। जन्म अगर 100 बार लूं, उमा नधैक जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जन्म अगर 100 बार लें या फिर 12,000, तो भी माँ के नेह का कर न सके आभार, कर न सके आभार।
भुवन सेमवाल जी, सुशील चमोली जी, बबीता आर्य जी देख रही हैं, आप सबका स्वागत है। कविता की संजीवनी, ये जो कविता की प्राण प्रतिष्ठा की है वो माँ की ही कृपा है। कविता की संजीवनी, विश्वासों का तीर, आंचल से जिस के झरे श्रद्धा के प्राचीर। देवेंद्र कुमार सूद जी, बबीता जी, सुशील चमोली जी, उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ गीता का कर्म थी, माँ गीता का कर्म थी, माँ वेदों का सार, माँ थी जग था सारमयी, बिन माँ सब निस्सार। 14 लोकों से बड़ा, 14 लोकों से बड़ा है यह माँ का लोक। त्याग तपस्या से हरे जीवन के हर शोक। अशोक कालिया जी, देवेंद्र कुमार जी, सूद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माँ चंदा की चांदनी, माँ चंदा की चांदनी, माँ बासंती भोर, माँ के आंचल से जुड़ी जीवन की हर डोर, जीवन की हर डोर। मनोरमा शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। माँ ऋषियों में व्यास थी, माँ ऋषियों में व्यास थी, भागवत कथा प्रसार, जिसकी छाया से मिटे पल में सब अवसार, पल में सब अवसार। तो मित्रों, ये लंबा है लेकिन एक वानगी के रूप में इतना ही सही। तो मित्रों, ये जीवन की यात्रा शब्दों के वपन की, शब्दों के बीज वपन की चलती रही। पहली पुस्तक प्रकाशित हुई 1982 में। लिखने लगे, बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं पढ़ते थे, मन व्याकुल होता था, उत्कंठित होता था, उल्लसित होता था, मन करता था कि उनके दर्शनों के लिए जाएं, उनको मिला जाए। तो रचनाएं लिखा करते थे कागजों पर, कहीं भेजते थे, छपती नहीं थी। एक बार, 2 बार, अनेक बार न छपती थी, न वापस आती थी। तो लगता था कि संभवतः कहीं डाक व्यवस्था में गड़बड़ हो गया होगा। फिर ये सोचा जाता, क्योंकि पढ़ाई का व्यवस्थित खर्च होता, इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, फिर उसमें से व्यवस्थित करके ऐसा किया जाता कि संभवतः मेरी रचनाएं संपादकों तक मिलती ना होंगी, तो रजिस्ट्री से भेजनी रचनाएं प्रारंभ कर दी। रजिस्ट्री से भेजने से ये हुआ कि लगभग कम से कम मेरी रचना सीधे संपादक के पास तो जाएगी, स्वीकृत होगी या अस्वीकृत, उसका कुछ न कुछ उत्तर आएगा। तो भी उत्तर नहीं आता। बहुत दिन बीत जाते, कभी कभी महीने भी। तो मित्रों, तब होता कि अब तो निश्चित रूप से हमारी रचना संपादक जी को मिली होगी। एक खासकर मेरे युवा मित्रों के लिए जो शब्द की साधना जिन्होंने प्रारंभ की है, कर रहे हैं, तो एक बार जब बहुत दिन हो गए, अच्छी पत्रिका थी,
तो अब सोचा कि अब तो कोई ऐसा चारा नहीं है कि उनको न मिली होगी। एक दिन छुट्टी लेकर महाविद्यालय, उन दिनों पब्लिक कॉलेज समाना महिंद्रा कॉलेज पटियाला में पढ़ता था, छुट्टी लेकर पहुंचा। ढूंढते ढूंढते वो पता मिल गया, दूसरी तीसरी मंजिल पर था। संपादक महोदय बैठे हुए थे। गया तो उन दिनों मित्रों बाबू नाम से मैं लिखा करता था। इस प्रसंग से पहले वो बाबू का प्रसंग भी सुना दूं, क्योंकि पहाड़ से आया था, साहित्य के प्रति ये रुझान बढ़ने लगा था, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता था बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो सोचा तो संभवतः क्या पता बाबू लिखने से साहित्यकार हो जाते होंगे, तो अपने नाम के आगे बाबू जोड़ दिया। तो जैसे ही अंदर गया तो उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि कौन है? हमने कहा कि बाबू चमोला। तो कहते बाबू दिनेश चमोला। हमने कहा हाँ हम हैं, बैठिए। उनके पास 5-4 और भी कुछ साहित्यकार मित्र पत्रकार बैठे हुए थे। जहाँ भी यदि मेरी वो आवाज़ उन तक पहुँच रही होगी तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो यात्रा। और मित्रों जब उन्होंने हमारी तरफ देखा तो कहा कि बहुत अमीर हो क्या, रचनाएं भी रजिस्ट्री से भेजते हो? हमने कहा अमीर तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से आपको रचनाएं भेज रहे थे, न वो छपती थी न वो वापस आती थी, तो लगता था कि संभवतः हमारी रचनाएं आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो फिर इससे भेजना शुरू किया, रजिस्ट्री से। जब उसका भी वो नहीं आया तो उसके प्रमाण के लिए आज आपके पास आए हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। कविता की कलम पकड़ी तो है, लेकिन जानते नहीं हैं क्या है कविता। तो संभवतः त्रुटियां बहुत होंगी, तो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी कहाँ किस रूप में क्या है। तो मित्रों उन्होंने भावनाओं को न समझते हुए इतनी बर्बरता से और इतनी क्रूरता से कि तुम तो दुनिया से न जाने 300 साल कहा या 500 साल कहा पीछे चल रहे, और ऐसी स्थिति कर दी कि एक छोटे बच्चे के रूप में बीए का विद्यार्थी, हमारा वहां से उठना भारी हो गया। संभवतः आंखें भी भर आई होंगी, लेकिन जब खड़े हुए उन्होंने हमारी वो रजिस्ट्री से भेजी हुई रचना ऐसे करके दूर फेंक दी। तो हमने उसको उठाते हुए कहा, बड़ा भावपूर्ण क्षण रहा होगा। तो हमने उनको कहा कि सर ऐसा है, आज आप आज की तिथि और आज का समय नोट कर लीजिए। एक समय आएगा जब आपकी इस पत्रिका को मांग के साथ हमसे लेख मांगने पड़ेंगे, उस समय की प्रतीक्षा में रहेंगे। और ये कहकर हम वहां से आ गए। बहुत कष्ट हुआ मित्रों, 150-200 किलोमीटर की यात्रा थी। लगा कि ये लिखना छोड़ देना चाहिए, जब छपेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो 2-3 दिन उस अवसाद के रहे, वो अनभिज्ञता का अवसाद था। फिर कुछ दिन बाद वो रचना पड़ी हुई थी, लिफाफे में बंद थी। मन ने संभवतः ये निश्चय कर लिया था अब लिखना नहीं है। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर भीतर से भाव आए कि एक व्यक्ति के कहने से क्या लिखना बंद कर देना चाहिए? ये उनके भाव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। अचानक मित्रों एक प्रविष्टि कहीं आई कि पंजाब की सर्वोत्तम हिंदी कविता। तो हल्का फुल्का लिखने लगे थे। तो हमने कहा कि अपना परीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि हमारा स्तर, एक विद्यार्थी का स्तर हो कैसे सकता है किसी भी बड़े साहित्यकार के बराबर। लेकिन फिर भी वो लिफाफा बंद का बंद था कई महीनों से। हमने बिना कुछ खोले हुए उस बंद लिफाफे को, मुड़े हुए को एक और लिफाफा लगाकर वहां भेज दिया। और शायद संभवतः बहुत दिनों के बाद जो पंजाब की सर्वोत्तम हिंदी कविता थी
उसमें उस रचना का चयन हुआ था। और जब उसकी सूचना हमको मिली तो भीतर से एक जो उस दिन की फटकार थी, उस फटकार ने फिर कहा कि आज इसको लेकर फिर वहां जाओ। भावुक क्षण थे, बचकानापन भी रहा होगा। और मित्रों, आज फिर 100-150 किलोमीटर की यात्रा करके सीढ़ियों से जब जा रहा था, वही उनका कक्ष, और जैसे ही शीशे से उन्होंने देखा वो बाहर आ गई। अब मेरे आक्रोश को आगे आने से पहले उन्होंने हमको, फिर मैं क्या कहता। तो ये जीवन की मित्रों, ये रचना यात्रा की, और बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि लोग रहे हैं, साहित्य सेवी लोग रहे हैं, इस दौर से वो भी गुजरे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ दिया है। तो मित्रों, बीच बीच में ये छोट मोट प्रसंग चलते रहेंगे, क्योंकि ये साहित्य संवाद है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो साहित्यकार को साहित्यकार बनाए रखती हैं। तब से मित्रों कई नौकरियां छूटी, कई विभाग छूटे, कई प्रदेश छूटे, लेकिन माँ वाणी का ये अनुबंध जो है, ये अलिखित अनुबंध है, अनरिटन एग्रीमेंट है, ये चलता रहा। गांव से आता हूं, पहाड़ और गांव जीवन के प्राण हैं। और आज मित्रों, हमारे भाई बंद बहुत दूर दूर देशों में हैं, न चाहते हुए भी अपनी जन्मभूमि को, कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से, उस स्वर्ग सी अपनी जन्मभूमि होती है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये पेट, ये भूख, ये हमारे कुछ पाने की तमन्ना। तो एक छोटा सा गीत है मित्रों, उसका नाम है कि जालिम व्यथा। जिन मित्रों के नाम पुकारने से छूट रहे होंगे, हृदय से उनको भी नमन है। तो खासकर हमारे विदेशों में हमारे मित्र, उनके लिए समर्पित है। जालिम व्यथा बुलावा देकर, जालिम व्यथा बुलावा देकर, छुड़ा गई है गाँव। जालिम व्यथा बुलावा देकर, छुड़ा गई है गाँव। महानगर से देखूं कैसे वह बरगद की छाँव। जालिम व्यथा बुलावा देकर, याद बहुत आती है मुझको, याद बहुत आती है मुझको, माटी आंगन की। रोज लोरियां, रोज लोरियां मुझे रुलाती, माँ के दामन की। याद बहुत आती है माटी मुझको आंगन की। खेतों की खलिहानों की, खेतों की खलिहानों की, उन वन की उपवन की। खेतों की खलिहानों की, उन वन की उपवन
बचपन की, बचपन की चौपालों की बचपन की चौपालों की ब्रज के कानन सी सदा बरसते नयन दुखारे, सदा बरसते नयन दुखारे, पाकर पावन ठाम जालिम था भुलावा दे कर, छुड़ा गई है गाँव, छुड़ा गई है गाँव। दादी माँ की करुण कथाएं। आलोक अशोक दर्द जी, शिव कुमार सूर्य जी, हितेंद्र शर्मा जी, प्रतिभा शर्मा जी, आपका स्वागत है। दादी माँ की करुण कथाएं लगा न पाती दांव, स्वप्नों में घुट कर रह जाता, स्वप्नों में घुट कर रह जाता है पुरखों का गाँव, है पुरखों का गाँव। क्या याद आते हैं? बैलों के वे नूपुर झींगुर ऊंचे शिखरों के, बैलों के वे नूपुर झींगुर ऊंचे शिखरों के, गगन चूमते, गगन चूमते और गूंजते भवन मंदिरों से। शिव कुमार सूर्य जी, अंजलि शेमवाल जी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, आपका भी स्वागत है। कल कल करती सरिताएं ओ हंसते पर्वत राज, कल कल करती सरिताएं ओ हंसते पर्वत राज, जाने क्यों बेचैन कर गए, जाने क्यों बेचैन कर गए महानगर में आज, महानगर में आज, जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में लोट लोट कर कभी न थकते पाँव, लोक कथा सी, लोक कथा सी आज हो गया वह स्वप्नों का गाँव, वह स्वप्नों का गाँव। रोज स्वप्न में आती दुलराती गंगा की धार, रोज स्वप्न में आती दुलराती गंगा की धार, दुखिया झोली में दे जाती खोया माँ का प्यार, खोया माँ का प्यार। हे देवों की भूमि कभी क्या, हे देवों की भूमि कभी क्या चूम सकूंगा पाँव, महानगर
सागर से देखूं कैसे वह बरगद की छाँव, वह बरगद की छाँव। तो मित्रों, ये कविता यात्रा, साहित्य यात्रा चलती रही। धीरे धीरे साहित्यकारों से उस दौर में कुछ पढ़ा करते अपनी त्रुटियों को स्वीकारने में भी कोई झिझक नहीं थी। पहली बार दिल्ली गया था, बहुत बंधे बंधाए पैसे थे। संभवतः दिसंबर का महीना था। बस अड्डे से टिकट ले रहे थे। मेरे आगे एक व्यक्ति थे। अखबार उन्होंने फोल्ड करके मोड़ करके रखा हुआ था, पढ़ रहे थे। बाबा नागार्जुन जी को संभवतः उस दौरान कुछ पुरस्कार मिला था, और मेरी अल्पज्ञता में ये था कि बाबा नागार्जुन नहीं है, मेरे अपने ज्ञान के आधार पर। लेकिन बड़ी दिलचस्पी से वो मेरे आगे पढ़ रहे थे, मैं उनको देख रहा था। तो मेरी दृष्टि उन पर गई, तो हमने उनको कहा कि क्या बाबा जी जिंदा हैं? उन्होंने हमको देखा ऊपर से नीचे और कहा कि जब जिंदा हैं तभी तो पुरस्कार मिला। तो हमने कहा कहाँ मिला? कि यहीं मिला, दिल्ली में। तो हमने कहा आप जानते हैं कहाँ रहते हैं? कहते जानते नहीं हैं, लेकिन यहीं रहते हैं। ये देखो, ये कल का समाचार है। हमारा टिकट के लिए अंदर गया हुआ हाथ बाहर आ गया। मित्रों, संभवतः 50-52 रुपये का टिकट था। 55 रुपये या 53-54 रुपये हमारे पास थे। और जाने क्यों मन में ये आया कि यदि बाबा नागार्जुन जिंदा हैं तो आज उनके दर्शन करके चलने हैं। लेकिन चलें कैसे? अंदर गया हुआ हाथ बाहर आ गया। वो टिकट लेने वालों की जो कतार थी उसको छोड़ दिया, सड़क पार कर दी। वहाँ पर एक मूंगफली और चने वाला कोई बैठा था। तो ये भी गणित लगाया, क्योंकि वापस भी लौटना है पंजाब। तो 2 ही रुपये, 1.5-2 रुपये का था, उससे हमने वो लिए, चने लिए। ये भी तय था कि बस में नहीं जाना है, क्योंकि सारा गणित गड़बड़ा रहा था। सर्दी की रात थी, लेकिन मन ने ठान लिया था बालहट के रूप में कि आखिर दिल्ली ही तो है। हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, मीलों मील चलते हैं। इतनी लंबी रात है, कितना दूर होगा? सड़क पार किया तो धीरे धीरे कहीं से पूछते पाछते इतना पता चला कि वो जमुना पार रहते हैं। जमुना पार रहते हैं तो जमुना पार कितनी दूर है, इसका आकलन भी किसी से सही न सुनने को मिले, ऐसा मन कह रहा था। केवल कोई ये कह दे कि इस दिशा की तरफ जाना है, तो वो दिशा मिल गई। हम चलते रहे। संभवतः रात की 2:30-3 बज रहे थे। कोहरा घटाटोप था, सड़क पर कोई नहीं था। हमारे पास एक फाइल थी, तो वहाँ एक पुलिस वाले ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो वो कंबल ओढ़े हुए था। हमने जो भी कपड़े पहने होंगे वो पसीने से लथपथ थे, और कुछ था नहीं। तो हमने कहा कि बाबा नागार्जुन। तो उनको कहते कौन, क्या है बाबा? हमने कहा वो साहित्यकार हैं, आपको क्या बताएं? कह जाओ, कुछ पूछना चाहा, चले गए। तो मित्रों, चलते रहे। संभवतः 5:30 सुबह के बज गए, और ऐसे घुप उस कोहरे में अनायास बिना सोचे समझे हम एक घर के आगे पहुँचे। तो उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ था, काव्यालंकार। पूरा नाम याद नहीं है क्या काव्यालंकार था। तो हमने कहा ये ऊपर वाले ने संभवतः हमको सही दिशा में भेज दिया है, और ये काव्यालंकार हैं। आरती सैनी जी, बबीता आर्य जी, कुमार गौरव जी देख रहे हैं।
आपका स्वागत है। खासकर हमारे मित्रों के लिए कि मित्रों, साहित्य एक जुनून है, एक अनरिटन एग्रीमेंट है, किसी को नहीं दिखाना, और कहाँ तक जाना है अंत नहीं है। चलते रहे तो वहाँ बड़ी भीतर से ऐसा लगा कि संभवतः हम अब हमें कुछ मिलेगा। तो 5:30 बजे एक बार मन हुआ कि न खड़काया जाए। फिर हमने कहा कि अब क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्रोधित होकर, हाथ भी नहीं, काव्य अलंकार हैं, कविता की समझ रखते हैं, साहित्य के व्यक्ति हैं, जरूर संवेदना को समझेंगे। तो हमने हिम्मत करके उनकी बेल दबाई। अंधेरा था, आए, हाँ कहते बताइए। हमने कहा आपको हमने कष्ट दिया, लेकिन और चारा भी हमारे पास कुछ था नहीं, और लगा कि हम अपनों के ही घर कहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ से? चल रहा था प्रसंग। कहते आप सही दिशा में हो। यहाँ से 8वीं या 12वीं कोई गली, उन्होंने कहा कि बस आप इधर आ गए हैं, आप बैठिए, चाय पी। हमने कहा चाय कुछ नहीं, अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो उससे बड़ी चाय कुछ नहीं। तो चलते 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 संभवतः 7:30 और 8 बजे के लगभग हम उनके घर के आवास के आसपास पहुंच रहे थे। उनकी पुत्रवधू वहाँ थी। पहले डर भी लगा, लेकिन हमारे बच्चे कुछ प्रश्न कर रहे हैं कि सर आपको बाल साहित्य लेखन की प्रेरणा कब और कहाँ से मिली? आपका प्रसिद्ध कविता संग्रह गायन गीत ज्ञान विज्ञान की, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उस बार, हाँ आता हूँ, उस पर भी आता। तो मित्रों, जब वहाँ गया, उनको पूछा, हमने कहा बाबा जी हैं? हाँ, उन्होंने कहा हैं। तो पसीने से हम बिल्कुल नहाए हुए थे, अभी भी कोहरा छटा नहीं था, धूप आई नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हैं? तो हमने कहा हम दूर से आए हैं। तो कहते बाबा जी हैं तो यहीं, लेकिन वो ग्रीन पार्क चले गए हैं अभी। कितनी देर हुई? कुछ समय हो गया, अब क्या कहते? फिर उनको क्या कहें, फिर हम वापस चल पड़े। चलते चलते मित्रों, वो एक सनक थी, और लगभग 2:30 या 3 बजे हम ग्रीन पार्क पहुंचे। जो स्थान बताया था वहाँ लगभग उनके घर के आसपास हम पहुंच गए। पूछा, हमने कहा कि हाँ आए थे, लेकिन अभी कहते 1 ही घंटा हुआ है, वो वापस चले गए हैं। अब क्या किया जाए? अब हमने कहा एक अंतिम प्रयास एक बार फिर कर लिया जाए। फिर लौटे, वहाँ से लौट रहे थे। लौटते लौटते एक कोई फ्लाईओवर था, वहाँ तक चलते चलते पैरों ने लगभग ऐसी स्थिति हो गई थी चलने की, लग रहा था कि हम गिरने वाले हैं। तो अचानक बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ, मतलब चलाता हुआ कोई बाइक वाला, उसने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारी हमारे सामने, और हमने तो हाथ दिया नहीं था, लेकिन वो हमसे लगभग 10-15 फुट आगे रुक गया, और सड़क पर कोई था नहीं। तो वो रुके, उन्होंने हाथ से संकेत किया, और बिना कहे हम भी उसके पीछे बैठ गए। हमने सोचा संभवतः ऊपर वाले को दया आई होगी और उन्होंने इनको भेज दिया होगा। वो चल पड़े। वो संभवतः ये सोच रहे होंगे ये कुछ कहेंगे, और हम ये सोच रहे थे कि मैंने रोका तो है नहीं, ये ऊपर वाले ही नहीं रोका होगा, मैं क्या कहूँ। अब ये सड़क जा रही, कहीं तो जा ही रहा होगा। तो कहते आपने कहा नहीं आपको कहाँ जाना है? हमने कहा आपको कहाँ जाना है? कहते मुझे तो उधर जमुना के वहाँ तक जाना है। तो हमने कहा हमको सादतपुर जाना है। तो कहते मैं आपको बाहर वहाँ छोड़ दूँगा। तो हमने कहा आपकी बड़ी कृपा हो। तो मित्रों, हुआ होते होते लगभग शाम के रात के 8-8:15 बजे मैं बाबा जी के पास पहुँचा। कभी देखा नहीं था, पहली बार शब्द के चमत्कार को देखा। मैंने कभी उनको देखा नहीं था, अपनी अनभिज्ञता से मैं कुछ माना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि मैं कल रात से भटक रहा हूँ,
और भटकने के बाद फिर मैं आगे कुछ कह नहीं सका, और उन्होंने मुझे ऐसे कर लिया कि तुम मेरे किस जन्म के पोते हो, क्यों भटके तुम, पहले क्यों ने पत्र डाला। अब उनको क्या बताऊं कि पत्र कहाँ से डालता, पत्र तो तब डालता जब मेरे पास कुछ होता। तो मित्रों, ये पहली मुलाकात बाबा जी से, बाबा नागार्जुन जी से। प्रत्युष गुलेरी जी देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों कार्यक्रम आपका सुंदर चल रहा था। तो मित्रों, ये भी जीवन की स्थितियां रही, और तब उसी काल से संभवतः ये लगा कि बड़े लोग, बड़े साहित्यकार कैसे लिखते होंगे, और एक धुन सवार हुई कि उनको देखा जाए। और मुझे लग रहा है तभी से बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रामविलास शर्मा जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी, कमलेश्वर जी आदि आदि एक लंबी श्रृंखला रही, जहां साक्षात्कारों के माध्यम से उनके बारे में जानने के लिए तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। तो एक श्रृंखला मित्रों ये सब चलती रही। तो पहला जो संग्रह था हिंदी कविता का, यादों के खंडहर, वो निकला 1989 में। और इससे आगे कुछ बने। हाँ, ये अभी हमारे किसी विद्यार्थी ने पूछा, तो फिर बाबा जी से जब संपर्क हुआ तो बीच बीच में कभी मिलना जुलना हो जाता था, उनसे मेल मुलाकात हो जाती थी किसी रूप में। तो संभवतः ये यादों के खंडहर के बारे में जब उनको दिखाने गया तो उन्होंने कहा कि आप क्या नाम लिखते हो। तो हमने आपको बताया था कि हम बाबू दिनेश चमोला के नाम से लिखते थे। कहती ये बाबू क्यों लिखते हो, काटो इसको। हमने कहा ठीक है। तो उस संग्रह पर उन्होंने अपना अभिमत दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये लिखने से कुछ नहीं होता है। तो ये श्रृंखला मित्रों चलती रही। उसके बाद कुछ बाल साहित्य की बातें हुई। ये कहा तो उन्होंने कहा कि बाल साहित्य आप अच्छा लिख सकते हो, इसमें कोशिश करो। वो लिखना शुरू किया, वो एक दौर शुरू हुआ। और वो एक ऐसा दौर था, मतलब उन दिनों एक छपास और एक होड़ थी कि चारों समाचार पत्रों में, कभी दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि आदि, और लगातार ये चलता रहता था, कभी ये लिखना कभी वो करना। तो बालकों के लिए, क्योंकि बालक राष्ट्र का निर्माता है, बालक राष्ट्र का भविष्य है, बालक विश्व की धरोहर है। पहाड़ के अपने गांव में एक विवाह समारोह में गया था, और वहां देखा कि गरीब बच्चा है, गांव का सबसे गरीब होगा। तो उसके साथ जो तथाकथित उनका जो व्यवहार था, और व्यवहार के बाद उनकी प्रतिक्रिया थी, उसने इतना खरोंच मन पर डाला मित्रों। तो मेरा एक उपन्यास है, टुकड़ा टुकड़ा संघर्ष। लगभग उस खरोंच ने अपनी बात कहने में 272 पृष्ठों का है, उस पर ये सब चलता रहा। तो बाल साहित्य कभी कभी हमारे जीवन से आता है, जो जीवन हमने देखा, जिस पहाड़ को हमने देखा, जिस अभाव को हमने देखा। क्योंकि यहाँ का जो बच्चा है, उस बच्चे के पीछे एक तंत्र है, सारी व्यवस्था, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। लेकिन पहाड़ का जो बच्चा है, अध्ययन से पहले, स्कूल जाने से पहले, पाठशाला जाने से पहले उसके मस्तिष्क पर बहुत वजन है। वो वजन क्या है कि पशुओं के लिए चारा, घर के लिए पानी, घर के लिए लकड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं, वो विभाजित कर्म नहीं है, लेकिन परिवार में देखते देखते वो दायित्व बोध उसका है कि ये मुझे करना है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो अपनी शिक्षा के प्रति, अपने
उसके प्रति सजग रहता है। तो बाल साहित्य में मित्रों अनवरत तब से ये चलता ही रहा, ये श्रृंखला। मैं सदैव ये मानता रहा हूँ कि एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी श्रीनिवास जोशी जी देख रहे हैं। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों बहुत ही सुंदर आपका कार्यक्रम देखा। कुमार राजीव जी, ओम प्रकाश राही जी, शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर पिछले डॉक्टर परमार पुरस्कार की स्मृति हो आई। आप सबको नमन। मित्रों, तो ये श्रृंखला जीवन की चलती रही। लगभग 40-45 संग्रह हैं बाल कहानियों के। इसी तरह से कविताएं चलती रही, अलग अलग विधाओं में काम होता रहा, लेकिन लगा अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि समय सब कुछ देता है, सारी सामग्री समय देता है। एक उपन्यास फरवरी 2002 में प्रारंभ किया था, वो लगभग 250-300 पृष्ठों का हो गया, पूरा नहीं हुआ। उसके बाद कई पुस्तकें हो गई। शब्द जब जिसको जन्म देना चाहता है, जिसको जहाँ पहुँचाना चाहता है, उसका कार्य है। हम कुछ नहीं करते। हमारे एक मित्र रावत जी हम लिखा कि हम निरी माटी की काया हैं, हमारे प्राण तुम थे। वो शब्द चेतना को देने वाले वो माँ है, वो प्रेरणा है, वो देती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए किस तरह क्या होता है। एक भाई, जैसे हमने कहा कि हमारा जो शहर है, शहर की जड़ें गांव में ही हैं, और गांव में जब हैं तो इधर उधर हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा ही विलंब हो गया। हाँ मित्रों, एक चित्र है, लोहार की भट्टी है, उस पर एक कविता का एक चित्र है। कविता का नाम है अनकहा दर्द। बरसात की पहली फुहार हो, सर्दी की कड़कती सुबह, या फिर तपती ग्रीष्म के साथ ही। बरसात की पहली फुहार हो, सर्दी की कड़कती सुबह, या फिर तपती ग्रीष्म के साथ ही। याद आती है मुझे रामू लुहार की घास फूस की झोपड़ी। याद आती है मुझे रामू लुहार की घास फूस की झोपड़ी। उसके बाहर औजारों से भरी लौह भट्टी। भट्टी को तेज करने की चाह में धुएं से झड़ी सी बरसती उसकी आंखें। भूख से बिलबिलाते बच्चे, भूख से विलखते मक्खियों से भिनभिनाते उसके नंग धड़ंग बच्चों का टोला। लौह भट्टी को तेज करने की चाह में धुएं से झड़ी सी बरसती उसकी पत्नी की आंखें। भूख से विलखते मक्खियों से भिनभिनाते उसके नंग धड़ंग बच्चों का टोला। पानी चूते उपलों के बीच, पानी चूते उपलों के बीच झांकता उसकी आजीविका का स्वप्न। और टप टप टपकती झोपड़ी के बीच बच्चों को खिलाने की चिंता में डूबी। और टप टप टपकती झोपड़ी के बीच बच्चों को खिलाने की चिंता में डूबी। मुंह में पल्लू दबाए रामू लुहार की पत्नी, मुंह में पल्लू दबाए रामू लुहार की पत्नी। आखिर क्यों आती है यह मुंह फिरी बरसात, आखिर क्यों आती है यह मुंह फिरी बरसात। या तन मन जलाती भीषण गर्मी बेमौसम में हमारी खुशियां छीनने। घर न आती यह तो कितने औजार, घर न आती यह तो कितने औजार और पहने हो जाते, कितने बिक भी जाते। साथ ही पहने होते रामू की पत्नी के सपने भी, साथ ही पहने होते रामू की पत्नी के सपने भी।
इससे बन जाते 2-4 बच्चों के कपड़े लत्ते और भी बहुत कुछ। इससे बन जाते 2-4 बच्चों के कपड़े लत्ते और भी बहुत कुछ। अपने फटे पुराने दिनों व कपड़ों को सी लेने के लिए लाती वह कोई प्रेरणा की सुई व आशा का धागा। बार बार बरसात की हर फुहार पर, सर्दी की हर सुबह और गर्मी की हर तपती दोपहरी में अपलक जाने क्यों याद आता है मुझे झुर्री रामू लुहार का झुर्री भरा हंसमुख चेहरा। अपलक जाने क्यों याद आता है मुझे रामू लुहार का झुर्री भरा हंसमुख चेहरा। हर फुहार से जुड़ा उसका कतरा कतरा जीवन, हर फुहार से जुड़ा उसका कतरा कतरा जीवन। उसके नंगे बच्चों के सतरंगे सपने, उसके नंगे बच्चों के सतरंगे सपने। व्याकुल पत्नी का अनकहा दर्द, उसके नंगे बच्चों के सतरंगे सपने और व्याकुल पत्नी का अनकहा दर्द। ये एक चित्र था मित्रों। अगली कविता है घसेरी। पहाड़ में जो घास काटती हैं। घसेरी तुम्हारी दराती में छिपी है पीड़ा पूरी धरती की। घसेरी तुम्हारी दराती में छिपी है पीड़ा पूरी धरती की। तुम गाती हो तो लगता है हंस रही है धरती। तुम गाती हो तो लगता है हंस रही है धरती ऊपर ऊपर बसंत की सी खिलखिलाहट लिए हुए। सहकर असह्य कष्ट, सहकर असह्य कष्ट भीतर ही भीतर तुम बोती हो जंगलों में अपने दुखों के बीच। सहकर असह्य कष्ट भीतर ही भीतर तुम बोती हो जंगलों में अपने दुखों के बीच। वैसे ही जैसे कोई अपरिचित पथिक लगा देता है घनी छाया वाला वृक्ष मरुस्थली जगहों पर किसी को सुख देने के उद्देश्य से। तुम्हारे दुख भी खाद का काम करते हैं, तुम्हारे दुख भी खाद का काम करते हैं। नारंगी माल्टे के पेड़ों के नीचे जिंदा गाड़ दिए कुत्ते के पिल्लों की तरह। पहाड़ में कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तुम्हारे दुख भी खाद का काम करते हैं। नारंगी माल्टे के पेड़ों के नीचे जिंदे गाड़ दिए गए कुत्ते के पिल्लों की तरह। जब तलक चलती रहेगी तुम्हारी दराती, जब तक चलती रहेगी तुम्हारी दराती, गूंजती रहेगी पर्वतीय घाटियों में तुम्हारे संगीत व दराती की रुंझुन। जब तक चलती रहेगी तुम्हारी दराती, गूंजती रहेगी पर्वतीय घाटियों में तुम्हारे संगीत व दराती की रुंझुन। बनती रहेगी कविता, बनती रहेगी कविता, झरता रहेगा संगीत बर्फ के सफेद फाहों की तरह। बनती रहेगी कविता, झरता रहेगा संगीत बर्फ के सफेद फाहों की तरह। संवेदनशील मनुष्यों के भावुक हृदय तलों से जीवित रहेगी संवेदना, जो छटपटाहट के रूप में, जो छटपटाहट के रूप में बनती रहेगी कभी कविता, कभी संगीत और कभी रत्नप्रसू वसुंधरा और कभी रत्नप्रसू वसुंधरा। तो मित्रों, इसी तरह से ये सब चलता रहा। कभी कभी ये रहा कि जैसा कोई पर्यावरण है, ऐसे ऐसे विषय हैं जो आते रहे। लगभग 76 पुस्तकें छोटी मोटी अलग अलग विधाओं में रही मित्रों। तो पर्यावरण पर है, हवा और जल मिल बने, हवा और जल मिल बने जिसको कहते प्राण। शेष तत्व इसके बिना हैं कब पाते त्राण, हैं कब पाते त्राण। हरी भरी धरती करे 16 जब श्रृंगार, हरी भरी धरती करे 16 जब श्रृंगार। हर पल जीवन से झरे सुरभित हर श्रृंगार, सुरभित हर श्रृंगार। मीठा जल या वायु हो, हिमाचल की कितनी सुंदर वायु, कितना मीठा पानी पर्वतीय प्रदेश का। मीठा जल या वायु हो या जाड़े की धूप, दाता खुश हो बांटते रंग मिले या भूप। मोर पपीहे टिटहरी, मोर पपीहे टिटहरी कोयल मैना चील। मोर पपीहे टिटहरी कोयल मैना चील। इन सब के सत्संग से चलती जीवन रील, चलती जीवन रील। शेर लोमड़ी तेंदुए, शेर लोमड़ी तेंदुए या खरहे लंगूर।
शेर लोमड़ी तेंदुए या खरहे लंगूर, हो विह्वल नित बांटते सुख के मधु अंगूर, सुख के मधु अंगूर। अगर मित्र रहना तुम्हें, अगर मित्र रहना तुम्हें जीवन भर निरोग, बिटप रोज पूजा करें, बांटें घर घर भोग। उसी तरह से मित्रों, गुल मोहर या नीम हो, गुल मोहर या नीम हो, या हो आम पलास, गुल मोहर या नीम हो, या हो आम पलास, सब में हर पल धड़कता प्राणों का विश्वास। शुभम रतूड़ी जी, कुलदीप गर्ग जी, विनय सेठी जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकल धरा है रो रही, विकल धरा है रो रही, दरक रहा ओजोन, विकल धरा है रो रही, दरक रहा ओजोन, जीव जंतु संघार का बोलो दोषी कौन, जीव जंतु संघार का बोलो दोषी कौन। दुखिया धरती मांगती, दुखिया धरती मांगती, हाँप हाँप कर भीख, नहीं बात मेरी सुनी तो यम देगा सीख। ये कोरोना, इस प्रकार की जो महामारियां हैं, चेतावनी दे रही है मां प्रकृति। दुखिया धरती मांगती, हाँप हाँप कर भीख, नहीं बात मेरी सुनी तो यम देगा सीख। गंगा जी में फेंकते, गंगा जी में फेंकते गंद वंद मलमूत्र, उनके समझो चुक रहे जन्म जन्म के सूत्र। जब धरती पर ना रहे वन उपवन खलियान, जब धरती पर ना रहे वन उपवन खलियान, तो फिर कैसे बच सकें जीवन के अरमान, तो फिर कैसे बच सकें जीवन के अरमान। वन से वासंती गई, वन से वासंती गई कोयलिया की कूक, धरती रह रह छोड़ती गहरे दुख की हूक, गहरे दुख की हूक। दुख के मारे ढूंढते, दुख के मारे ढूंढते बेघर पंछी त्राण, दुख के मारे ढूंढते बेघर पंछी त्राण, संकट में अद्भुत फंसे, संकट में अद्भुत फंसे जीव जंतु के प्राण, जीव जंतु के प्राण। जीवित पंछी ना रहें, जीवित पंछी ना रहें, कहां बचे संगीत। ये प्रकृति का संगीत है मित्रों। जीवित पंछी ना रहें, कहां बचे संगीत, भीख दुखी मांगा करे घर घर मन का मीत, घर घर मन का मीत। मित्रों, शर्मा जी समय की निर्देश करेंगे, क्या बढ़े आगे। तो उसी तरह से मित्रों, पैसा एक व्यंग्य के रूप में है। आज हमारे संबंधों को जो दरक रहा है, पैसा कैसा है। पैसा तो इस जगत में सखे बाप का बाप, पैसा तो इस जगत में सखे बाप का बाप, यह है सुख संपन्नता आती घर में आप। सब संबंधों से बड़ा, सब संबंधों से बड़ा पैसे की औकात, बिन इसके घर देहरी अपने अपने मारेगा। धन है तो गुणहीन भी, धन है तो गुणहीन भी, श्रेष्ठ जनों में श्रेष्ठ, वय में चाहे निम्न पर ज्ञान बुद्धि में ज्येष्ठ, सर्वे गुणा कांचनमाश्री। धन के आगे टेकते, धन के आगे टेकते बड़े बड़े भी माथ, लगते सत्यादर्श तक उसके समक्ष अनाथ, उसके समक्ष अनाथ। मन से कोई हो धनी, धन से किंतु गरीब, मन से कोई हो धनी, धन से किंतु गरीब, आना उसके चाहता कोई नहीं करीब, कोई नहीं करीब। मात पिता सुत बंधु सब, मात पिता सुत बंधु सब करते अधिक दुलार, उससे जिससे मिल सकें सुख धन का उपहार। जहां गिफ्ट मिले, जहां उपहार मिले वही प्रिय है। पैसा जिसके पास है, पैसा जिसके पास है, दे ज्ञानी को सीख, कलयुग में इस दुष्ट से ज्ञान मांगता भीख,
कलयुग में इस दुष्ट से ज्ञान मांगता भीख। धन है वह बलवान भी, धन है वह बलवान भी, चतुर कुशल गुणवान। धन है वह बलवान भी, चतुर कुशल गुणवान। ज्ञानी बैठा मूढ़ सा, मूर्ख बना विद्वान, मूर्ख बना विद्वान। छुप जाते धनवान के, छुप जाते धनवान के अवगुण सखे तमाम। छुप जाते गुण धनवान के अवगुण सखे तमाम। गुण भी आहा दरिद्र के, गुण भी आहा दरिद्र के, किंतु न आते काम, किंतु न आते काम। भाग्य उसी के काटता चक्कर आठों याम, भाग्य उसी के काटता चक्कर आठों याम। लेकिन मदद गरीब की करते स्वयं न राम, करते स्वयं न राम। आज दरिद्र न पा सके, थोड़ा आज के समकालीन संदर्भों में हम देखेंगे। आज दरिद्र न पा सके श्रद्धा से भगवान, आज दरिद्र न पा सके श्रद्धा से भगवान। दान पुण्य में अग्रणी क्योंकि रहे धनवान, क्योंकि रहे धनवान। मंदिर से लौटा दिया, मंदिर से लौटा दिया निर्धन दुखी गरीब। मंदिर से लौटा दिया निर्धन दुखी गरीब। पैसे वाले जा सकें प्रभु के महज करीब, प्रभु के महज करीब, प्रभु के महज करीब। मूर्ति न पैसा मांगती, मूर्ति न पैसा मांगती, मांगे तो विश्वास। मानव ने ही है रचा दर्शन और इतिहास, दर्शन और इतिहास। तो मित्रों, ये एक क्रम था। भुवन सेमवाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा जी निर्देश करेंगे तो उस हिसाब से एक कविता है, जीवन की चिड़िया। जीवन की भी एक चिड़िया है, वो क्या है? जीवन की चिड़िया ने बो दिए थे, जीवन की चिड़िया ने बो दिए थे समय के उर्वर खेत में, चाहे अनचाहे कुछ विश्वासों के दुर्लभ बीज। जीवन की चिड़िया ने बो दिए थे समय के उर्वर खेत में, चाहे अनचाहे कुछ विश्वासों के दुर्लभ बीज। कुछ उग आए, कुछ तब्दील हो गए विषाक्त सांप व बिच्छुओं में। कुछ उग आए, कुछ तब्दील हो गए विषाक्त सांप व बिच्छुओं में। कुछ फल फूल बन इतराते हुए आकर्षित करने लगे आगंतुकों को। कुछ फल फूल बन इतराते हुए आकर्षित करने लगे आगंतुकों को। बहुत कम बीज थे, वो जीवन की चिड़िया ने जो बीज बोए, बहुत कम बीज थे अच्छे मीठे और स्वादिष्ट। बहुत कम बीज थे अच्छे मीठे और स्वादिष्ट। अधिकतर बीज कड़वे थे, अधिकतर बीज कड़वे थे, जिन्हें खाकर कोई भी हो सकता था अचेत, या गंवा सकता था होशो हवास, या स्मृतियों की पूरी किताब। अश्विनी कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित भारती जी आपका भी स्वागत है। बहुत कम बीज थे अच्छे मीठे और स्वादिष्ट, अधिकतर बीज कड़वे थे, जिन्हें खाकर कोई भी हो सकता था अचेत, या गंवा सकता था होशो हवास, या स्मृतियों की पूरी किताब। जीवन के अभयारण्य में बोकर क्षण भंगुरता के बीज, जीवन के अभयारण्य में बोकर क्षण भंगुरता के बीज। न जाने कहाँ फुर हो गई वह समय की चिड़िया। जीवन के अभयारण्य में बोकर क्षण भंगुरता के बीज, न जाने कहाँ फुर हो गई वह समय की चिड़िया। भावों का शहंशाह ढूंढता है जंगल जंगल, भावों का शहंशाह ढूंढता है जंगल जंगल। घाटी घाटी पर्वत पर्वत उस दुर्लभ व दानी चिड़िया को। घाटी घाटी पर्वत पर्वत उस दुर्लभ व दानी चिड़िया को, जो रचाकर व बसाकर सब कुछ नहीं ले गई अपने साथ। जो रचाकर वो बसाकर सब कुछ नहीं ले गई अपने साथ। स्मृतियों के श्याम पट पर, स्मृतियों के श्याम पट पर थर्मामीटर के बढ़ते ताप की तरह डूबता उतरता है समय के दैत्य के निगलने का उस दानी चिड़िया का रक्तचाप। सुनो चिड़िया, सुनो चिड़िया, जब तुम्हें रहना ही नहीं था यहाँ, सुनो चिड़िया, जब तुम्हें रहना ही नहीं था यहाँ, तो क्यों फैलाया यह मनमोहना जाल।
डालकर आकर्षणों का चोगा, हमें क्यों फंसाया जगती बहेलियों के हाथ। सुनो चिड़िया, जब तुम्हें रहना ही नहीं था यहाँ, तो क्यों फैलाया यह मनमोहना जाल, डालकर आकर्षणों का चोगा, हमें क्यों फंसाया जगती बहेलियों के हाथ। आखिर तू कहाँ चली गई, आखिर तू कहाँ चली गई, जीवन की चिड़िया छोड़कर हम सबको इस मझधार में। आखिर तू कहाँ चली गई, जीवन की चिड़िया हम सब को छोड़कर इस मझधार में। तुझे ढूंढने के लिए खेता रहूँगा अंत तक, तुझे ढूंढने के लिए खेता रहूँगा अंत तक, इस गहरे भवसागर की टूटी नाव के चापू। हे चिड़िया, जीवन की चिड़िया, तुझे ढूंढने के लिए खेता रहूँगा अंत तक, इस गहरे भवसागर की टूटी नाव के चापू। इतना अवश्य रखना विश्वास, इतना अवश्य रखना विश्वास, इतना अवश्य रखना विश्वास। तो मित्रों, ये श्रृंखला चलती रहती है जीवन का। रमेश मस्ताना जी, शिव कुमार आर्य जी, हितेंद्र शर्मा जी, ठीक शर्मा जी। बल्कि मित्रों, समय की घड़ी आगे चल रही है और ये जीवन के अध्याय बड़े लंबे हैं, इसका पता नहीं चलता। हमारे विद्यार्थी ने कहा था एक छोटी सी बाल रचना चिट्ठी, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है। अभी हमने दूसरे से लगाया, उससे सेट नहीं हुआ, फिर तीसरे से लगाया। लेकिन एक ज़माना था जब शब्द के रूप में, चिट्ठी के रूप में आता था। कविता का शीर्षक है चिट्ठी। दूर देश से आती चिट्ठी, माँ की खबर सुनाती चिट्ठी। हमको याद है बचपन में स्कूल से बहुत दूर पोस्ट ऑफिस जाया करते थे, सिर्फ चिट्ठी लेने के लिए कि पिताजी का पत्र आया होगा। दूर देश से आती चिट्ठी, माँ की खबर सुनाती चिट्ठी, न्यारी चिट्ठी प्यारी चिट्ठी, मन की है मतवारी चिट्ठी। हंस हंस कभी हंसाती चिट्ठी। दीक्षित साहब देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हंस हंस कभी हंसाती चिट्ठी, संकट कभी फंसाती चिट्ठी, धक धक कभी कलेजा करती, धक धक कभी कलेजा करती, दिल को कभी थमाती चिट्ठी। है सुख दुख की साथी चिट्ठी, है सुख दुख की साथी चिट्ठी, घर आंगन की थाती चिट्ठी। गर्मी हो या कितनी सर्दी, कभी न रुकती आती चिट्ठी। कभी अकेले में आ जाती, कभी अकेले में आ जाती, कुशल क्षेम घर की दे जाती, आंसू और खुशियाँ संगलाती, माँ बहनों की याद दिलाती, माँ बहनों की याद दिलाती। स्वप्नों का संसार सजाती, स्वप्नों का संसार सजाती, घर घर के त्योहार मिलाती। शैले हेमा शैलू अंजलि के मन के उद्गार जताती, शैले हेमा अनन्या अंजलि के मन के उद्गार जताती। जैसे जैसे बातें करती, जैसे जैसे बातें करती, सबकी है तस्वीर सजाती। सूना घर भी महक पड़े तब, बात जो ऐसी कहती चिट्ठी। क्या कहती? माँ तेरी बीमार पड़ी है, माँ तेरी बीमार पड़ी है, बापू की आवाज़ खड़ी है, पुरखों का घर टूट रहा है, पुरखों का घर टूट रहा है, भाग्य सभी का फूट रहा है। यह कह बहुत रुलाती चिट्ठी, यह कह बहुत रुलाती चिट्ठी, दिल को बहुत चुभाती चिट्ठी। किंतु अंत में धैर्य बंधाकर, किंतु अंत में धैर्य बंधाकर, ढाढ़स भी बंधवाती चिट्ठी। ऊंच नीच की समता चिट्ठी, दूर देश की ममता चिट्ठी, है कागज की पुड़िया चिट्ठी, स्नेह छाँव की गुड़िया चिट्ठी। तो मित्रों, संभवतः अब समय होने को है और एक अंतिम कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और अपने उन मित्रों का जिन्होंने समय दिया उनका आभार। कविता का शीर्षक है बड़े लोग छोटे लोग। इस धरती पर सब बड़े कार्य करते हैं छोटे लोग। कुछ विरोधाभास देखेंगे।
इस धरती पर सब बड़े कार्य करते हैं छोटे लोग, लेकिन नहीं मिलता उन्हें रत्ती भर श्रेय भी उनकी मेहनत का। इस धरती पर सब बड़े कार्य करते हैं छोटे लोग, लेकिन नहीं मिलता उन्हें रत्ती भर श्रेय भी उनकी मेहनत का। नहीं करते सभी बड़े लोग बड़े काम, नहीं करते सभी बड़े लोग बड़े काम, किंतु फिर भी हर बड़ी चीज पर स्वामित्व होता है मात्र बड़े लोगों का ही। गरीब और छोटे लोग बनाते हैं लाल किले, गरीब और छोटे लोग बनाते हैं लाल किले, ताजमहल और स्मरणीय इमारतें, किंतु उनके बाहर खुदवा दिए जाते हैं नाम किन्हीं बड़े लोगों का। छोटे लोग गरीब व छोटे लोग बनाते हैं लाल किले, ताजमहल और स्मरणीय इमारतें, किंतु उनके बाहर खुदवा दिए जाते हैं नाम किन्हीं बड़े लोगों का, जिन्हें नहीं पता होता उनका ABC भी। छोटे लोग या तो बिसरा दिए जाते हैं, छोटे लोग या तो बिसरा दिए जाते हैं इतिहास और बड़े लोगों के द्वारा, या फिर काट दिए जाते हैं उनके कलाधर्मी हाथ। सांकेतिक है। छोटे लोग या तो बिसरा दिए जाते हैं इतिहास और बड़े लोगों के द्वारा, या फिर काट दिए जाते हैं उनके कलाधर्मी हाथ। जाने किस अंदेशे में, शायद यही होती है नियति व पुरस्कार छोटे लोगों व बड़े कार्यों का। तो मित्रों, समय हो गया है। तो ये साहित्य यात्रा मित्रों आज भी उसी विद्यार्थी के रूप में अनवरत जारी है। कहाँ से कहाँ तक मेरा वो जो एक उपन्यास है टुकड़ा टुकड़ा संघर्ष, उसका कन्नड़ में अनुवाद हुआ है। तो हमें कन्नड़ नहीं आती, लेकिन हमने उनको पूछा, उसका अनुवाद हुआ है यल्लिंदो यल्लिगा पयणा। तो हमने कहा सर इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि कहाँ से कहाँ तक। ये जो साहित्य की यात्रा है मित्रों, ये अनवरत है। हमारे ऋषि मुनि लोग उस परंपरा को, और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी हिमाचल भाषा संस्कृति और कला अकादमी ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक साथ 3 पीढ़ियों को मंच पर लाना, और न केवल हिमालय में, न केवल हिमाचल में, बल्कि पूरा देशव्यापी अभियान इसको बनाया। और इस अराजकता के दौर में, इस महामारी के दौर में, इस खौफनाक, जहाँ चारों तरफ मौन ही मौन है, इस मौन में शब्द की अनुभूति को स्वर देना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये केवल इस हिमवंत प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए भी ये जो श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं उनका मस्तिष्क, उनका जीवन, शब्द की साधना अनंत काल तक चलती रहती, कब से कहाँ तक इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मित्रों, उस पथ का पथिक हूँ मैं। अपनी बातों से कितना आपके करीब पहुँच सका, चाहता था कि कुछ हिमाचल के ऐसे लोकगीतों को जो पर्वत और उनसे संबद्ध हों, वहाँ से अपनी बात प्रारंभ करूं। लोकगीतों पर मित्रों बड़ा रुझान रहा। जंगलों में गुर्जर गीतों पर मैंने काम किया। हिमाचल, गढ़वाल, पंजाब और हरियाणा के लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो अलग अलग विधाएं जो हैं, मतलब चाहे वो अनुवाद की हो, चाहे स्नातक लेखन की हो, वो कार्य चलता रहा। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन पर कार्य होता रहा है। हमारे विद्यार्थी उन पर काम करते रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से समूचे हिमाचल प्रदेश को, वहाँ की उस मेधा शक्ति को, वहाँ के उर्वर लेखकों को, हमारे अत्यंत आत्मीय मित्र जोशी जी, वशिष्ठ जी और सभी श्रद्धेय वरिष्ठ लेखकगण, और वो सभी हमारे मित्र जो छोटे इस राह पर चल रहे हैं, ये आनंद का मार्ग है मित्रों। इसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कालातीत है। तो इसका नियुक्ति पत्र जो है, आप जैसे मित्र, आप जैसे बुद्धिजीवी जिन्होंने अपना समय निकालकर इस
यात्रा, इस साधना को, इस यात्रा को देखा, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल की इस रचनात्मक अकादमी को की बार बार सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि महामारी के दौर में प्रारंभ ये जो साहित्य यात्रा है, ये केवल इस दौर तक सीमित न रहे, अब इसने एक व्यापक फलक ले लिया है। ये प्रदेश से राष्ट्र तक पहुंच गया है और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। ये सब कुछ सामान्य होने के साथ भी, के समानांतर भी ये चलता रहे, क्योंकि एक नई परंपरा, एक नया अभियान, एक नई उमंग इसमें जारी हुई है। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए, यदि कहीं भावों में बहते हुए हम कुछ ऐसा कह गए हों तो उसके लिए भी आपको मित्रों पुनः बधाई देता हूं, और सभी उन बुद्धिजीवियों का, साहित्य प्रेमियों का, हमारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने बड़े मनोयोग से, ध्यान से इसको सुना, क्योंकि शब्द हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये भाव यात्रा, ये शब्द यात्रा इतने वर्षों में भी हम समेट नहीं पाते, कहाँ कहाँ क्या है, तो उसको समेटना बहुत कठिन है। तो बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।